Good morning everyone. Today I am going to teach topic biological classification from the class 11th. So let's start. First, what is biological classification? Biological classification means to classify the organism into groups and subgroups on the basis of similarity and dissimilarity. Means लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करना या उनका वर्गीकरण या उनको व्यवस्थित करना अलग अलग ग्रुपों में और सब ग्रुपों में उनकी समानता और उनकी असमानताओं के आधार पर, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. अब समानता और असमानता का यहाँ पर मतलब क्या है? मतलब जिनमें सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स यानी एक समान गुण होते हैं, एक जैसी क्वालिटी या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम सब एक ग्रुप में रखते हैं. ऐसे ही बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें बहुत सारी विशेषताएं एक जैसी होंगे, एक सारे गुण होंगे, तो उनको हम एक तरह के दूसरे ग्रुप में रख देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्कूल का एग्जांपल लें, 11th क्लास का एग्जांपल लें, तो 11th क्लास में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं. वो ग्रुप क्यों बनाए हमने? मेडिकल ग्रुप में क्या सिमिलैरिटी है कि उस ग्रुप के सभी बच्चों के पास बायो एज ए मेन सब्जेक्ट होता है. इसी तरह नॉन मेडिकल में क्या सिमिलैरिटी है कि उन सभी बच्चों के पास मैथ एज ए मेन सब्जेक्ट है. कॉमर्स में सिमिलरली अकाउंट एंड बिजनेस एज ए मेन सब्जेक्ट. तो उस सिमिलैरिटी या उस करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने उनको क्या कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. यही प्रोसेस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ करते हैं. उनकी विशेषताओं को की समानता को देखते हुए उनमें जो भी सिमिलैरिटी है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैमल्स का एग्जाम्पल लूँ, मैमल्स में हम उन ग्रुप्स को, उन एनिमल्स को रखते हैं जिनमें क्या होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं. ये उनकी खास पहचान है, जिनमें क्या होंगी? मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, या जिनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ये विशेषताएं हमें दिखाई देंगी, मेमोरी ग्लैंड होंगी, बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, उन सबको हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे, जैसे कि उस ग्रुप का नाम रख देंगे मैमल्स. तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सिमिलैरिटी के आधार पर उनको ग्रुप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड करना. उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों? व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? अब जैसे कि आपको पता है हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा, अबाउट 1.2 मिलियंस जो एनिमल्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, और भी अभी डिस्कवरियाँ चल रही हैं, और बहुत सारे प्लांट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं. अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जानना हो या पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में जानना हो, उसकी पहचान करनी हो, तो हमारे पास क्या मेथड है? अगर हम सबको इंडिविजुअली करने लग जाएं, हर एक को अलग अलग, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है. हम 1.2 मिलियन एनिमल्स को अलग अलग जाके स्टडी नहीं कर सकते हैं. इसीलिए उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करना ज़रूरी है. किस लिए क्लासीफाई करना? ताकि उनकी स्टडी क्या हो सके? आसान हो सके, कन्वीनियंट हो सके, या ईजियर हो सके हमारे लिए. उनका अध्ययन करना है, उनके बारे में जानना आसान हो. दूसरा, इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है या उसकी पहचान करनी है, तो भी क्लासिफिकेशन हमारी मदद करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई नया प्लांट अपने आसपास की लोकेलिटी में मिलता है, कोई भी नया जिसको आपने पहले नहीं देखा है, और आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप क्या करोगे? उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करोगे. कैरेक्टर्स इन द सेंस उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, मीन्स वो कैसे दिखता है, वो कैसे, उसमें पेटल है या नहीं है, उसमें फ्लावर है या नहीं है, वो हर्ब है, वो शर्ब है, वो ट्री है. हमें ये सारी उसके कैरेक्टर्स या विशेषताएं देखनी पड़ेंगी. जब हमें उसके कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे, तो जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड ग्रुप हैं, जो ऑलरेडी क्लासिफाइड ग्रुप हैं, हम उनके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करके देखेंगे? मैच करके देखेंगे. जिस भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स के साथ या जिस भी कैटेगरी के साथ उस प्लांट्स की विशेषताएं मैच हो रही हैं, वो उस ग्रुप का क्या माना जाएगा? मेंबर. तो इस तरह से हमें उसकी क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का क्या है? प्लांट है. जैसे अगर आपको कोई प्लांट मिलता है और वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. बिकॉज क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन से ये पता चल चुका है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट किनको कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है. तो इस तरह से हमें उस प्लांट्स की क्या हो जाती है? आइडेंटिफिकेशन या पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन से हमें जीवों के बारे में जो आपसी संबंध है उनका, या जो उनकी रिलेशनशिप है, उसके बारे में पता चलता है. कैसे पता चलता है? जैसे मान लो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म हैं
जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम सा प्रोसेस कर रहे हैं, सेम मॉर्फोलॉजी है, तो इससे हमें ये आइडिया मिल सकता है कि अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो कहीं ना कहीं उनका एंसेस्टर या उनका पूर्वज क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे एक सिंपल सी बात हम अपनी लोकेलिटी में ले लेते हैं, जैसे हम सबके सरनेम अगर मलिक सरनेम है या चहल सरनेम है, सबका सेम है, तो वो चहल कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ये मान सकते हैं कि हम उन सबका पूर्वज या उन सबका एंसेस्टर क्या हो सकता है, एक हो सकता है। सेम कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अप्लाई होती है। अगर वो सिमिलर हैं किसी भी तरीके से, इट मीन्स उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप या संबंध तो है, वो या उनका एंसेस्टर क्या हो सकता है, एक हो सकता है। नेक्स्ट, इट शो द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इसके अलावा क्लासिफिकेशन से हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, मीन्स किस तरह से जीव एक दूसरे से विकसित हुए हैं, किस तरह से जीव एक दूसरे से क्या हुए हैं, विकसित, कौन किससे बना हुआ। क्योंकि जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम प्रिमिटिव जो पहले से हैं, जो अर्थ बने तब के टाइम से हैं, उनको हम लोअर कैटेगरी में रखते हैं, फिर एडवांस ग्रुप को हम अपर कैटेगरी में हायरार्किकल सीरीज में रखते चले जाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जीव किस तरह से एक दूसरे से विकसित हुए हैं या विवोल्व हुए हैं। वो सब हमें किससे पता चलता है, क्लासिफिकेशन से। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे जो प्लांट्स या जो एनिमल आज तक आपने देखे नहीं हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, उनका हमें पता चल जाता है क्लासिफिकेशन से। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की बहुत सारी एडवांटेज हैं या फ़ायदे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन शुरू कैसे हुई और किसने शुरू की। क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुई? वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो यूज़ होती हुई क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले दी गई साइंटिस्ट कार्लस लीनियस के द्वारा। कार्लस लीनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने किया क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सबको सिर्फ 2 किंगडम या 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक किंगडम का नाम रखा गया प्लांट किंगडम, दूसरे किंगडम का नाम रखा गया एनिमल किंगडम। उसने क्या क्राइटेरिया लिया, किस आधार पर 2 ही ग्रुप या 2 किंगडम बनाए? उसने देखा जो मूव नहीं करते थे, यानी जिनमें लोकोमोशन अब्सेंट था, जो स्टेशनरी होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो खाना खाने का काम नहीं करते हैं, फूड नहीं लेते हैं, उन सबको उसने कैटेगराइज किया किंगडम प्लांट में। सिमिलरली जो मूव कर रहे थे, जो लोकोमोशन कर रहे थे, जो हिट्रोट्रॉफिक थे, मीन्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, दूसरों से खाना लेने का काम कर रहे थे, जिनमें सेल वॉल क्या थी, अब्सेंट थी, और जो खाना लेने का क्या कर रहे थे, काम, उन सबको किस किंगडम में रखा गया, एनिमल किंगडम में। इसके अलावा उसने जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को भी किस कैटेगरी में, बैक्टीरिया को उसने किस कैटेगरी में रखा, प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में प्लांट्स की तरह क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिस वजह से उसने बैक्टीरिया को किस में काउंट किया, प्लांट में। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा उसने फंजाई को भी किस में काउंट किया, प्लांट किंगडम में काउंट किया। वही रीज़न सेम था, क्योंकि फंजाई में भी क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट उसने फंजाई को एक ऐसा प्लांट माना जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्रेंट प्लांट। एब्रेंट का मतलब होता है एक असामान्य प्लांट जिसका क्लोरोप्लास्ट क्या हो चुका हो, खत्म या डीजर्नेट हो चुका हो। तो उसने किस कैटेगरी में रखा इसको, एक एब्रेंट प्लांट की कैटेगरी में, जिसका क्लोरोप्लास्ट क्या हो चुका था, डीजर्नेट हो चुका था। इस तरह से उसने प्लांट्स में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की, स्पेशली वो ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर रहे थे, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे थे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, जो खाना नहीं लेते हैं, साथ में बैक्टीरिया, साथ में फंजाई को उसने किस कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांट कैटेगरी में। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, जो दोनों की विशेषताएं शो कर रहे थे। जैसे एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको यूग्लिना कहा जाता है। यूग्लिना एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की विशेषताएं शो करता है। कैसे? प्लांट्स की तरह ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है, मीन्स ये अपना खाना क्या कर सकता है,
खुद बना सकता है प्लांट्स की तरह, यूग्लिना। बट इसमें एनिमल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये एनिमल्स की तरह मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूग्लिना है, यूग्लिना की बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला इनको मूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस तरह से ये जो यूग्लिना एनिमल्स था या यूग्लिना जो ऑर्गेनिज्म था, उसने क्या किया, कार्लस लिनियस ने प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम में पुट अप कर दिया। तो इसीलिए अब इसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी, इसमें बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो पहले हम कार्लस लिनियस की क्लासिफिकेशन में जो भी शॉर्ट कमिंग थी, जो भी कमियां थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ कमी थी कि उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ रख दिया था। कैसे? प्लांट्स, जैसे कि हम सबको पता है प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेलों से मिलकर बनती है प्लांट की बॉडी। जबकि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बनी हुई होती है सारी बॉडी। तो ये एक अंतर था, हम कैसे बैक्टीरिया और प्लांट को एक एक ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जबकि दोनों की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। एक मल्टी सेलुलर है तो दूसरा क्या है, यूनिसेलुलर है। ये कमी थी। इसके अलावा और शॉर्ट कमिंग क्या थी कि इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को भी एक ही कैटेगरी में रखा। जैसे कि बात फिर वही बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया को उस एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। नॉर्मली जब भी हम किसी सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेसिक 3 चीज़ें देखते हैं। एक बाहर सबसे आउटर लेयर जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बीच में होता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक सेमी फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी सेल का। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन या कोई परत नहीं होती है, यानी उनका जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है या उनका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड होता है या डूबा हुआ होता है। उसके चारों तरफ इस तरह से कोई कवरिंग नहीं होती है या कोई परत नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ या जिनके डीएनए या जेनेटिक मटीरियल के चारों तरफ कोई कवर ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया इसी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल के अंदर उसका जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, प्रोकैरियोटिक। जबकि अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की या दूसरे एनिमल्स की, उनके अगर सेल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उनके न्यूक्लियस या उनके डीएनए या जेनेटिक मटीरियल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसलिए उनका नाम रखा गया है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब कार्लस लिनियस ने किया क्या, उसने प्लांट्स के साथ बैक्टीरिया को भी पुट अप कर दिया एक ही ग्रुप में। जबकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था और प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमियां थी कार्लस लिनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जैसे कि उसने फंजाई को भी प्लांट्स के साथ कंसिडर किया। फंजाई को क्यों, क्योंकि फंजाई में सेल वॉल होती है प्लांट्स की तरह, बट उसने सिर्फ एक सिमिलैरिटी तो देखी कि सेल वॉल थी, बट उसने कोई भी डिफरेंस नहीं देखा। डिफरेंस ये, पहली चीज़, जो सेल वॉल है फंजाई की वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन जो कि ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, जबकि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज प्लांट्स की सेल वॉल, जबकि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई थी, काइटिन की। ये ग्लूकोज है, ये सेल्यूलोज है, तो मॉर्फोलॉजी यहीं पे अलग हो जाती है। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, जबकि फंजाई जो है वो हिट्रोट्रॉफिक है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेती है। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रही है, जबकि वो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकती है। इसलिए इन दोनों को एक सेपरेट किंगडम में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इनको हम एक किंगडम में गिनती नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा फिर से बैक्टीरिया पे आती हूँ। बैक्टीरिया में उन्होंने बैक्टीरिया को क्या माना, प्लांट माना, जबकि बैक्टीरिया तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, बैक्टीरिया एनिमल्स की तरह मूव करते हैं। बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं जबकि प्लांट्स इमोटाइल होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि बैक्टीरिया मोटाइल थे जबकि प्लांट्स क्या थे, प्लांट स्टेशनरी होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट मेक देयर फूड।
बट प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इनको सेम कैटेगरी में नहीं गिन सकते, इसलिए बैक्टीरिया के लिए भी एक सेपरेट किंगडम की ज़रूरत थी। तो ये सारी बहुत सारी कमियां थी, इसी कमी को दूर करने के लिए फिर एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। नेक्स्ट किंगडम, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। उसने क्या किया, कार्लस लिनियस ने 2 कैटेगरी बनाई थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने एक तीसरा किंगडम वो बनाया, नाम रखा गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उसने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा, जो जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्पेशली जैसे यूग्लिना जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, बैक्टीरिया जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के गुण शो कर रहा है, तो उन सबको उसने प्रोटिस्टा किंगडम की कैटेगरी में रखा। लेकिन बाद में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, या जो सबसे जिसको रिकॉग्नाइजेबल मिली है या जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पहचान मिली है, वो है हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा। R.H. विटेकर ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम्स के नाम रखे गए, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लेंटेई एंड फिफ्थ वन इज़ द एनिमेलिया किंगडम। उसने क्या क्राइटेरिया ला, किस आधार पर 5 किंगडम बनाए, तो उसने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की। वो स्टडी में से पहला जो उसका आधार या क्राइटेरिया था, वो था, पहली चीज़ उसने देखा सेल स्ट्रक्चर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे दिख रही हैं, उनकी कोशिकाएं कैसे दिखती हैं। तो उसने क्या किया, देखा कौन से यूनिसेलुलर हैं, कौन से मल्टीसेलुलर है। जो यूनिसेलुलर थे उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया, जो मल्टीसेलुलर थे उनको एक सेपरेट किंगडम या सेपरेट ग्रुप में रखा गया। फिर दूसरी चीज़ उसने देखी, सिमिलर प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अराउंड द डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट है। जो जिनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट थी उनको प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा गया, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उनको यूकैरियोटिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फिर तीसरी चीज़ उसने देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसने क्या देखा, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हिट्रोट्रॉफिक है, कौन अपना खाना खुद बना रहे हैं, कौन दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक के लिए एक अलग ग्रुप प्रिपेयर किया गया, और जो हिट्रोट्रॉफिक थे उनके लिए एक अलग ग्रुप प्रिपेयर किया गया। ऑटोट्रॉफिक को बाद में उसने डिवाइड भी किया, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक में। कीमो में जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बना रहे थे उनको रखा गया, और जो लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे थे उनको किस ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, फोटो ऑटोट्रॉफिक में। इसके अलावा इसी तरह जो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, जो दूसरों से ले रहे थे, उनको भी फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले कैटेगरी रखी गई सेप्रोट्रॉफिक, दूसरी पैरासिटिक और तीसरी होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक में उसने जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करते हैं, जो मरी गली सड़ी चीज़ों के ऊपर उगते हैं या उनको खाते हैं, उनको रखा गया। फिर पैरासिटिक जो दूसरों के शरीर के ऊपर या उनके अंदर रहकर अपना फूड या न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं, उनको रखा गया। और थर्ड होलोजोइक में उनको रखा गया जो सॉलिड फूड को एज ए होल डाइजेस्ट करते हैं, अंदर जाकर उस फूड का डाइजेशन करते हैं, मतलब वो बाहर से खाना एज ए होल पूरा का पूरा सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, अंदर उस खाने का स्मॉलर पार्ट्स में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इस तरह से उसने कैटेगराइज किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था उसकी क्लासिफिकेशन का, वो था सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे मेन पार्ट था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनेटिक मीन्स इवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें। उसने क्या देखा, मेन चीज़ यही देखी कि कौन किससे विकसित हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जो प्रिमिटिव थे, जो जिनमें कम विशेषताएं थी, कम कैरेक्टर्स थे, उसको उसने प्रिमिटिव माना। जैसे जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो प्रिमिटिव है, जिसमें सेल वॉल पूरी तरह से डेवलप नहीं है वो प्रिमिटिव है। इस तरह से उसने क्या किया, इवोल्यूशन का ट्रेंड देखा कि कौन किससे विकसित हुआ है। यानी जो प्रिमिटिव ग्रुप थे उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, और जो एडवांस ग्रुप थे, जो उन प्रिमिटिव में चेंज होकर बने थे, जो उनमें बदलाव आकर बने थे, उन एडवांस ग्रुप को उसने अलग कैटेगरी में रखा। तो इवोल्यूशन के हिसाब से उसने ग्रुपों को डिवाइड किया। इस वजह से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसने हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी, जैसे कि प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं या हिट्रोट्रॉफिक हैं, और इवोल्यूशन कैसे हुआ है उन सबका, कौन किससे विकसित हुआ है, कौन सा जीव किस जीव से बना है, ये सारी स्टडी करके उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटेई और एनिमेलिया। अब मोनेरा किंगडम की अगर हम बात करें तो मोनेरा किंगडम में उसने सभी बैक्टीरिया को पुटअप किया। जितने भी बैक्टीरिया थे
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, वो सारे किस में रखे गए, उनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसको मोनेरा किंगडम नाम दिया गया। उसके बाद प्रोटिस्टा में उसने सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रखा, यानी यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड्स। यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड्स ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स इनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। समहाउ किसी भी फेज ऑफ लाइफ पे ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो किसी फेज ऑफ लाइफ पे ये प्लांट्स की तरह, इसलिए इनको एक सेपरेट किंगडम दिया गया है जिसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। एग्जांपल है यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स। फिर फंजाई में उसने हर तरह की फुफंदी, जितनी भी टाइप्स ऑफ फुफंदी हमारे अर्थ पर प्रेजेंट थी, उन फुफंदी को किस में कैटेगराइज किया, एक सेपरेट किंगडम में जिसका नाम रखा गया फंजाई। फिर प्लांट्स में उसने हर तरह के प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह के जितने भी कैटेगरी के प्लांट्स थे उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया जिनका नाम था प्लांटे। और सबसे लास्ट में आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में उसने सभी एनिमल्स जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इन सबको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया एनिमल किंगडम में। और इस तरह से उसने अपना क्लासिफिकेशन पूरा किया। इट इज़ ऑल ओवर फॉर टुडे। वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।